आज WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, कुछ छोटे छोटे हैं, ये कर लेते हैं। उसके बाद अपन इतिहास, राजनीतिक, भूगोल और करंट, इनसे संबंधित 15 से 20 सवाल जो मुख्य रूप से आए हुए हैं, जैसे मुद्दे हैं ना, डायरेक्ट सवाल आ गया आपके सामने कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित कम से कम 15 से 20 सवाल बन रहे हैं। तो एक सवाल दे दिया G20 से संबंधित, उसका डिस्क्रिप्शन जैसे ये सवाल है कि नहीं है, तो 2-3 PPT के अंदर बनेगा, बना के PPT डाल दूंगा और आपको समझाते हुए नोट करवा देंगे। वो सही रहेगा या नहीं? करंट में तो यही मुद्दे चलेंगे, और कोई ऐसा नहीं है कि भूगोल शुरू कर दिया, भारत का नक्शा शुरू कर दिया, नदियां शुरू कर दी, उसमें तो क्या है, बिना देखे अपन जितना लंबा चलना होता है 2-3 घंटे उतना चल जाते हैं। लेकिन करंट के अंदर तो आपको भी पता है, सुबह पढ़ के आए तो शाम को साफ, क्यों सीधी लाइन टू लाइन करंट, तो लाइन टू लाइन ही चलेगा या लिखवाने के लिए। नहीं तो सवाल है जो आपको सप्ताह में कम से कम 50, 60, 70 सवाल का ऐसा पैटर्न तैयार हो जाए, उसके साथ डिस्क्रिप्शन हो आपको, जो भी जैसे दे दिया कि एक दे दिया मान लो नौसेना का अभ्यास, तो उसके नीचे कितने अभ्यास हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, 5-7 की लिस्ट PPT के अंदर। ऐसी PPT कल से, और सर से मैंने आज कहा है कि जब दिल्ली पुलिस, SSC, इनसे संबंधित जितना भी पेपर आए हुए हैं, तो मुझे कम से कम 10 पेपर के सेट या 10-15 पेपर सेट प्रिंट निकाल के दो, तो पता चले कि सवाल का पैटर्न कितने लेवल में रहा है, या ऊपरी लेवल है या डाउन है, या किस तरीके से करंट जी के बनाए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, एक विश्व के अंदर बौद्धिक का मतलब क्या है, मानसिक व्यक्ति का विकास, कितना व्यक्ति सक्षम है अपने स्तर पर उद्योग चलाने का, अपने स्तर पर नया काम शुरू करने का, या अपने स्तर पर मेहनत करके जॉब प्राप्त करने का। यह संगठन है, इसने एक सितंबर के 2023 में जारी किया था ग्लोबल इंडेक्स। इसमें क्या है, पूरे देशों के, विश्व के जो देश हैं उनका बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन से रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है पूरे विश्व के अंदर जो देश हैं उनकी। तो इसमें एक रैंकिंग का निर्धारण किया है, तो इसमें कौन सा कथन इस संबंध में सही है? इसमें कहा हुआ है कि इंडेक्स में भारत 40वीं रैंक बरकरार रखी। मतलब बरकरार का मतलब है पिछले साल भी इसकी रैंक कितनी थी, 40 की। पिछली साल जो रैंकिंग थी, अच्छा इसमें 40वीं रैंक पिछले साल भी थी, और इस साल भी। इसमें पेन में कलर कहां सेलेक्ट होता भाई? सालीसवीं रैंक है वो, पिछले साल भी वही थी, बरकरार रखी। दूसरा है कि स्विट्जरलैंड, छोटे से देश हैं, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, ये छोटे छोटे देश हैं, तो ये प्रथम स्थान पर आज भी बरकरार है, और दूसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। तीसरा आया है कि चीन इस सूची के अंदर कहां पर है? 12वें स्थान पर, और पाकिस्तान है वो 88वें स्थान पर है। तो ये तीनों कथन है वो तीनों ही सही है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार सवाल भारत का ना पूछ के ये पूछ ले कि बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर विश्व के अंदर प्रथम देश कौन सा है, तो इसीलिए प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं। दूसरा है स्वीडन, अपना पड़ोसी है, वो भी किस स्थिति में? तो यहाँ पे 4-5 सवाल आपके क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कहाँ गई? क्या मेरे से ज्यादा आपको अनुभव हो गया है? लगातार देख रहे हो ना क्लासें, मैंने इसका उपयोग नहीं किया। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जो भी सवाल बनेगा, मैं भारत के, राजस्थान के, विश्व के 3 नक्शे PPT के अंदर इनको बोल दूंगा। जिस दिन भी मेरी PPT बने 3 नक्शे साथ में हो, तो जब भी सवाल सॉल्व होगा, जो भी भूगोल से संबंधित होगा, तो वो आपको नक्शे पे शो करके ही जरूर बताऊंगा। लेकिन इसमें समय की शिकायत मत रखना। ऐसा नहीं है सर 8 बज गए हम भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय की शिकायत जब होती है, आराम से पढ़ाने तो 15-20 मिनट का समय इधर उधर हो जाता है। देखो 10-15 मिनट मुझे क्लास लेट दी, 7:20 हो गया, आप पानी पी के बैठे तब तक। अब 8:20 या 8:30 हो जाते हैं, फिर कहते हो खाना वो खा जाएंगे। कम खाना है, पढ़ना है तब खाना कम खाना है। ऐसा नहीं है थक जाओगे, सर्विस लगी तो अपने आप शरीर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
हाल ही में दिवंगत हुए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन 28 सितंबर 2023 को दिवंगत हो गए। अब इनमें क्या कहा है कि इन निम्न में से कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। अपन कंपटीशन में, मैंने भी खूब गलतियां की, किसी भी कंपटीशन पेपर में जाते हो अपन सीधा सवाल पढ़ते हैं कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नहीं को भूल जाते हैं अपन बीच में, और नहीं है, ये बहुत नुकसान देता है। क्यों? नहीं पढ़ते नहीं है और सवाल को सीधा पढ़ के उत्तर करके आ जाते हैं। उत्तर करने के बाद बाहर आते हैं, देखते हैं कि ये तो याद था लेकिन ये नहीं पढ़ा ही नहीं, इसीलिए गलत हो गया। और ये कांस्टेबल में 2015 के अंदर मैं गलत करके आया, ये सवाल आया कौन से जिलों में नदी नहीं है। शुरू और बीकानेर ऑप्शन था लेकिन नहीं पढ़ा ही नहीं और सीधा बाड़मेर कर दिया, और फिर दिमाग में आई कि ये तो बाहर आने के बाद गड़बड़ हुआ। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 पुरस्कार तो प्राप्त हैं लेकिन भारत रत्न इनको प्राप्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो तीनों पुरस्कार मिले हुए हैं। और ये 1966 के अंदर आपको पता हो तो हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर रहा था? सर्वाधिक प्रभाव है जो पंजाब हरियाणा में, और कौन सी फसल पर रहा? गेहूं और चावल। 1 नंबर पे गेहूं है और दूसरे पे चावल है, इसका प्रभाव सर्वाधिक। कोई बात नहीं, ये इधर वो नजदीक आ गया ना आपके, ठीक है ना। अब ये इस बात का ध्यान रखना। और इनकी देहांत हुआ था वो किस तिथि को हुआ था? 28 सितंबर को। अब तीसरा सवाल है कि ताइवान ने एक पहली स्वदेशी पनडुब्बी, ताइवान चीन का पड़ोसी देश है कि नहीं है, उसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी पहली बार बनाई है हाईकून नाम की। किस नाम की? का अनावरण 28 सितंबर को 2023 को किया। इसे अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया? इसको फाल्कन कहा गया या नरवाल कहा गया या बेंथोस या कोल्ड्रेन? ये सवाल एसएससी से संबंधित तीनों सेनाओं का या डिफेंस का कोई भी सवाल होगा उससे संबंधित ज्यादा आएंगे। अंतरिक्ष के मुद्दे, सैनिक, नौसैनिक अभ्यास या पुरस्कार, इनसे संबंधित सवाल है जो केंद्र की भर्तियों के अंदर करंट से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी 1-2 दिन में मुझे वो, इनको मैंने कहा है कि मुझे कम से कम पेपर अवेलेबल करवाओ। इतने दिन मुझे भी टाइम नहीं था लेकिन 1-2 दिन प्रिपेयर होने में लगेगा। आपको भी लगता होगा कि सर क्लास बरोबर नहीं ले रहे हैं, बातें ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके और मेरे बीच में रफ्तार बनने में 2-4 दिन का समय लगेगा। उसके बाद आपको भी नहीं लगेगा कि क्लास में टाइम पास हो रहा है या कुछ हमें मिल रहा है। थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी टाइम, अब आज 2 घंटे निकाले, कल शाम को भी जाके पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई से क्या, एक बार लिंक कट जाता है ना, वापस जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। आप घर जाते हो, 4 दिन घर जाके आते हो, वापस आते हो तो 1-2 दिन मन नहीं लगता है, किताबें देखते हो फिर भी ज्यादा सोने का या दूसरा काम ज्यादा हाथ लगता है। फिर रोटेशन बढ़ने के बाद मामला बैठ जाता है। सितंबर 2023 में जारी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसका मतलब यह है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं पूरे विश्व के अंदर, उनकी एक रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। रैंकिंग कैसे? कि उनकी केवल शिक्षा नहीं देखी जाती, शिक्षा के साथ गुणवत्ता शिक्षा की देखी जाती है, खेलकूद, व्यावसायिक, हर प्रकार से सुपर जो होती है उसको जैसे जैसे रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें सही कथन को अपने को पहचान करनी है। इसमें से 91 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है, मतलब 500 की लिस्ट आती है तो पूरे विश्व की, उसमें से कितने विश्वविद्यालय भारत के हैं? 91। IISc बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर है। सवाल आ जाता है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो टॉप पर है? भारत का मतलब समझे, विश्व में नहीं कह रहा हूं। विश्व में तो कितने हैं, भारत में कितने शामिल हुए हैं? 91। लेकिन शामिल में 1 नंबर पे भारत का कौन सा शामिल है? वैसे तो ऑक्सफोर्ड है अमेरिका का, वो है, ये यूनिवर्सिटियों में टॉप यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो पूरे यूनिवर्सिटियों में, विश्व की यूनिवर्सिटियों में टॉप यूनिवर्सिटी ये है। लेकिन भारत की टॉप कौन सी है? IISc
इसमें भी आईआईटी तकनीकी की अलग अलग फील्ड की होती है, डॉक्टरी की अलग। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम टॉप पर है। और विश्व के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, सवाल आ जाए कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है जो आईआईएससी बेंगलुरु, ये इसमें सभी है। उसके बाद है 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है? पैसिफिक किसे कहते हैं? इंडो पैसिफिक, इसका मतलब क्या है? पैसिफिक का मतलब होता है, ये ज्यादा दिन पहले मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि अभी मेरे विद्यालय में इंग्लिश का जो शिक्षक था उसकी ट्रांसफर होगी। अब अंग्रेजी सब्जेक्ट मेरे पास आ गया, तो खोलते ही धरते ही वर्कबुक आई है, उसमें पैसिफिक 5 पैसिफिक है विश्व के। अब पैसिफिक का मतलब मुझे भी पता नहीं था, थोड़ा सर्च किया तो पता चला महासागर। क्यों? अपने सबसे कमजोरी ये है कि अपन अंग्रेजी से दूर भागते हैं। आपका कारण नहीं है, ये पूरे बाड़मेर का कल्चर भी यही है। मैं भी पढ़ता था तो मैं 10वीं तक 12वीं तक जिन छूट जाए उसके बाद अंग्रेजी खोलनी नहीं पड़ी। लेकिन अब विद्यालय के संस्था प्रधान होने के नाते सबने हाथ खड़े कर दिए, अंग्रेजी हमें नहीं आती, 6ठी 7वीं 8वीं शिक्षक नहीं है तो आप जानो, आपका काम जाने। तो कम से कम बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो, इसीलिए उसको भी 1 घंटा रोजाना क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। पासबुक रखेंगे पास में, कुछ हिंदी अर्थ नहीं आएंगे वहां समझेंगे, पढ़नी तो आती है लेकिन हिंदी अर्थ उसका मामला बराबर सेट नहीं होता। क्यों? अपन के रोजाना उपयोग में नहीं होती है, तो वो अब गणित है, जिनके उपयोग में है उसको समझ में बहुत अच्छे से आती है, जिसके उपयोग में नहीं है उसको बहुत कम सेट होती है। तो हिंद महासागर सेना प्रमुखों का सम्मेलन, हिंद महासागर की जो सुरक्षा से संबंधित सेना प्रमुखों का सम्मेलन है। सुरक्षा से संबंधित कैसे? कि हिंद महासागर के आसपास देश है कि नहीं है? जब हिंद महासागर जिन क्षेत्र में लगता है तो उस क्षेत्रों के आसपास के सेना प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ था। तो वो सम्मेलन ज्यादातर हिंद महासागर की सीमा भारत से लगती है, तो आप ये तो मान के चलो भारत के किसी भी शहर में हुआ है, लेकिन कौन से शहर में हुआ है ये आपको बताना है। अब नई दिल्ली, ये तो भारत की राजधानी है। तूतीकोरिन ये एक बंदरगाह है, कहां का बंदरगाह है? पारादीप। पारादीप कहां है? उड़ीसा के अंदर है। ये समुद्री किनारे का शहर है पारादीप, उड़ीसा। कोयम्बटूर कहां का शहर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। कर्नाटक कहां है? हैं? कर्नाटक। अब ये सम्मेलन हुआ यहाँ पे है, यहाँ तो इन शहरों का आपको, आप जाओगे नक्शे पर तब आपको ये शहर लगभग लगभग अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। नक्शे पर कैसे है कि भारत के 9 जो समुद्री राज्य हैं, यहां से लेकर गुजरात से लेकर वापस पश्चिम बंगाल तक दक्षिण में जाते हैं, जो एक एल बनता है। तो 9 राज्यों के नाम तो एक एक ट्रिक में याद हो जाएंगे। जब नक्शे पे जाएंगे तो भूगोल पढ़ाते हैं, तो नक्शे से शुरू की होगी ना आपकी, या नहीं हुई? या भूगोल अभी शुरू नहीं हुई? तो नक्शा तो समझाया होगा ना पहले भारत का, है? बिना नक्शे के तो फिर पढ़ना भूगोल में तो, जब आपको कह दिया जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो आप रटा रटा या 3 दिन याद रख सकते हो, 4 दिन रख सकते हो, 5 दिन या महीना भर। लेकिन उसके बाद आपका दिमाग क्या करेगा? धीरे धीरे एक ये भी मेमोरी एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है सारी चीजें याद ही सारी याद होनी, उस दिन आपका दिमाग भी कंट्रोल छोड़ देगा। भूलना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा नक्शे पे होता है तो अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। कल मैं पीपीटी में 2 नक्शे डलवाऊंगा, एक राजस्थान एक भारत। राजस्थान का चलो नए जिले बने हैं उनके थोड़ा देख के डालेंगे, लेकिन भारत का आपको पूरा पूरा 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं। चारों जिलों की लोकेशन अलग अलग है। मुझे ये बता दो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं, चारों की लोकेशन अलग है। जैसे ये ऐसे बनता है ना भारत, तो 2 की यहाँ है, 2 यहाँ है, ऐसी लोकेशन है इनकी।
पता नहीं ज्यादातर को कि भाई ये प्रॉपर लोकेशन जिलों की कहाँ है। 4 जिले हैं और चारों जिले ये अलग अलग लोकेशन में क्यों है? क्यों यहाँ पहले एक तो गोवा और ये पुदुचेरी ये पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। धीरे धीरे गोवा तो 1962 में पुर्तगाली छोड़ के गए, तब से भारत के कब्जे में आया। उससे पहले किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। भारतीयों ने भी देखा कि यहाँ से अंग्रेजों को धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो कितना संघर्ष करना पड़ा। उस समय पुर्तगालियों ने भारत का सहयोग किया, इसीलिए भारतीयों ने पुर्तगालियों को जल्दी यहाँ से नहीं भगाया। धीरे धीरे उसको कह दिया गया भाई आप खाली कर दो। तो ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। फिर है कि प्रमिला मलिक को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, स्पीकर का मतलब है विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष। चलो अब तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो अभी तक नया अध्यक्ष नहीं बना तब तक अध्यक्ष वही है। नहीं पता? राजस्थान का तो पता रखो भाई, आप राजस्थान के निवासी हो। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे राज्य के स्पीकर आदि वो भी करने पड़ेंगे। अब ये इसका विशेष ये है कि प्रमिला मलिक है, ये जिस भी राज्य की बनी है वो पहली महिला अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब ये बनी भी 22 सितंबर 2023 की है। तो सितंबर नहीं, मैं आपको मान के चलो मई से अगले मार्च अप्रैल तक 1 साल का करंट जी के तो आपको उंगलियों पे और जुबान पे करना ही पड़ेगा। करना इसीलिए पड़ेगा कि आपका पेपर एसएससी का हो या शायद किसी का भी हो। कितने 150 सवाल होते हैं या कम? कितने का होता है? 80 सवाल ही होते हैं। दिल्ली पुलिस तो शायद तक 150 सवाल नहीं होते, 100। तो 100 सवाल में से आप देख लेना मिनिमम 30 सवाल है जो आपके कहीं ना कहीं उठापटक करंट से संबंधित होगी। क्यों, मैंने जहां तक अनुभव किया है कि केंद्र की भर्तियों में एक रेलवे की भर्ती डी ग्रुप की दी थी, उसमें 100 का पेपर था, 30 से 35 सवाल करंट जीके से संबंधित थे। जीके से संबंधित जितने भी आते हैं वो कहीं ना कहीं 12 महीने से कोई कोई समसामयिक मुद्दे से जुड़े हुए ही आते हैं, चाहे भूगोल का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे राजनीति का हो, किसी का भी हो। तो ये किसकी है? उड़ीसा की। और ये भी निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब क्या है? वोटिंग नहीं होना, बिना वोटिंग के सीधा इसको स्पीकर बनाया गया था। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, अमृत पुरस्कार। तो इस अमृत पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, एक व्यक्ति है सरताज नारायण माथुर, दूसरा है भारत रत्न भार्गव। भारत रत्न का मतलब है भारत रत्न तो उसे मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति भारत रत्न आगे लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत रत्न उस व्यक्ति को मिला हुआ है। भारत रत्न खेल में, खेल से संबंधित एक व्यक्ति कोई मिला हुआ है, सबको पता है, सचिन तेंदुलकर को ध्यान रखना। खेल से संबंधित सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। और अगले 3 साल के लिए सचिन तेंदुलकर को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ये लाइन नोट करने योग्य है कि अगले 3 साल के लिए इसी 2022-23 में बनाया है। और अगले 3 साल तक कोई भी सवाल आ गया तो ये सीधा एक करंट का सवाल है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को। अब इसमें क्या है? अगला है दोदे खान, हाकिम खान और गिरधारी महाराज। ये व्यक्ति हैं, इनको अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये व्यक्ति किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अगर इन 5-6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम भी आपको याद है, कोई संगीतकार है, किस राज्य से संबंधित है, थोड़ा बहुत भी सुना होगा, आप YouTube, फेसबुक सब देखते हो, लेकिन इसमें किसी न किसी व्यक्ति का संगीत भी देखा होगा आपने। ये राजस्थान से संबंधित है। दोदे खान आपके ये बाड़मेर जैसलमेर से संबंधित है, शिव से आगे यहाँ जैसलमेर के पास गांव है। और ये इसका आपने कव्वाली वगैरह और कहीं भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो बाड़मेर में भी ये दिख जाते हैं। ठीक है ना? ये तो आपने सिर्फ गौर नहीं किया है, बाकी आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब से सुना हुआ होगा इस दोदे खान का तो प्रस्तुतिकरण। कई जगह ये ऊंची आवाज में कव्वाली वगैरह कहीं ना कहीं मंच पे कहीं ना कहीं गाता हुआ मिल जाता है, बाड़मेर में भी।
तो ये किससे संबंधित है? राजस्थान से। ये संगीत नाटक अकादमी के मीरा पुरस्कार, कई पुरस्कार, ये अमृत पुरस्कार से संबंधित इनको सम्मानित किया 2023 में। 16वें एशियाई क्रिकेट कप विजेता भारत ने ये कप कौन सी बार जीता है? अब 16 बार एशियाई क्रिकेट कप हो चुका है। एशिया का क्रिकेट कप है वो कितनी बार आयोजित हो चुका है? 16 बार। अब भारत ने इसको कितनी बार विजेता किया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। बिल्कुल 8 बार किया है। 50% कप है जो एशिया कप का खिताब है वो भारत के पास है। इस बात का ध्यान आप विशेष रूप से रखना। क्यों? एशिया कप सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? भारत जीता है। भारतीय तट रक्षक बल, वायु सेना नहीं कहेंगे आप, समुद्री सेना, जो आपके समुद्र तट की रक्षा करती है, गुजरात से लेकर, ये भारत का नक्शा आपके सामने अगर बना दिया जाए, छोटा सा इधर, ठीक है ना? तो यहां से गुजरात का तट शुरू होता है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा में यहाँ ये गुजरात है, और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर यहाँ आ जाता है छोटा सा एक गोवा, फिर आ जाता है कर्नाटक, और यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, और यहाँ उड़ीसा, और इधर ऊपर पश्चिमी बंगाल। तो ये है यहाँ पे तट रक्षक की भूमिका के अंदर जो सेना तैनात रहती है, उस सेना द्वारा कौन सा तटीय, पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अब इसमें ऑपरेशन नाम दिया गया था ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन फायरी, ऑपरेशन डोनाल्ड, ऑपरेशन परिधि। ऑपरेशन तुक्का बहुत कम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रत्येक महीने को 5 से 7 तारीख को क्रोनोलॉजी आती है, और वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज आप पढ़ना, भले बाकी आप कुछ भी पढ़ो या मत पढ़ो, आपको 12 महीने की क्रोनोलॉजी में से कम 5 से 7 या 8 सवाल आपकी, चाहे एसएससी का देना, चाहे दिल्ली पुलिस का देना, किसी भी भर्ती का, चाहे राजस्थान की भर्ती का भी देना, आपको 5 से 7 सवाल मिलेंगे। और आपको लग रहा है कि ये मजाक कर रहा है, तो वो आपकी गलतफहमी होगी। कि 2016 से आज तक की क्रोनोलॉजी मेरे पास, मैं आज भी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन अगस्त की है, यहाँ पे जून जुलाई 4 महीने की मेरे पास पॉकेट में रहती है।